फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उपकला ऊतक के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके बेसिक के बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में हमने इसके बेसिक्स के बारे में बात की थी। और मैं आपको बता दूं पहले ही कि मैं ये सारी चीज़ें नोट करके लाऊंगा, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये जो मैं लिखे हुए हैं, ये रेड से जो पॉइंट आउट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीट के पर्पज़ से। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसमें उपकला ऊतक के बारे में दे रखा है। उपकला ऊतक का मतलब होता है, मैंने जैसे बताया था, उपकला ऊतक में आवरण, मतलब पहले इसका सीधा अर्थ होता है उपकला ऊतक से कि रक्षा प्रदान करना। उपकला ऊतक क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। तो रक्षा प्रदान करता है, तो रक्षा प्रदान करता है किसके द्वारा और कैसे करता है? तो बॉडी का जो अपना अस्तर होता है या आवरण होता है, इसे जो बोलते हैं बॉडी लेयर होती है, इसके द्वारा ये रक्षा प्रदान करता है। रक्षा प्रदान करता है, प्रदान किसके द्वारा? अस्तर, आवरण लिख लो नॉर्मल। इससे पहले मैंने नोट उसमें बता ही दिया था, जो बेसिक बताया था उसमें बताया था रक्षा प्रदान करता है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके में कि जो उपकला ऊतक की उत्पत्ति होती है, जो उपकला ऊतक की उत्पत्ति होती है, वो प्राथमिक 3 जनन स्तरों से होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। जो हम लोगों ने बताया था कि भ्रूणीय परिवर्तन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, उसी के बारे में बताएंगे कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान उत्कला ऊतक सर्वप्रथम बढ़ता है। जो अपना भ्रूणीय परिवर्तन होता है, मैंने बताया था, जैसे ये भ्रूणीय परिवर्तन की ये है, जो ये उपकला है, तो ये जो ये वाली थी, ये वो एंडोडर्म, और ये वाली मीजोडर्म, और ये एक्टोडर्म। तो इसमें क्या बताया था मैंने, जो जब अपने बॉडी की लेयर बनना स्टार्ट होती है भ्रूणीय परिवर्तन में, अपने जो सबसे पहले जो सेल साइकिल चलती है, उसमें सबसे पहले अपने शरीर का कौन सा अंग बनना प्रारंभ होता है? बॉडी लेयर। तो उसी में दे रखा है कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सर्वप्रथम जो उत्पन्न होता है उपकला ऊतक होता है, जो आवरण का निर्माण होने लगता है अपने भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान। और सेकंड दे रखा है इसमें, इस ऊतक में रिजेनरेशन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। जो ये ऊतक होता है, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि हम लोगों के जैसे चोट लग जाती है तो वो कुछ दिनों बाद वहाँ पे घाव भर जाता है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि इसमें रिजेनरेशन मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। जैसे छिल जाता है वो फिर वहाँ पे अपनी पूरी आवरण पूरा हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे चोट लग गई है, तो चोट लग जाए या लग जाए तो यहाँ पे छिल जाए तो वो अपने आप को पूरा कर लेगा। और यह ऊतक संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है, इसलिए इसे उपकला ऊतक कहते हैं। जो ये ऊतक होता है बेसिकली, जैसे ये जो अपनी बॉडी लेयर है, जो अपने शरीर की सतह है, इसके नीचे जस्ट एक आधार कला पाई जाएगी जो हम लोगों को जॉइंट आउट कराएगी। और वो जॉइंट आउट कैसे होगा? जो मैंने बताया था कि अंतरकोशिकीय द्रव या उपकला ऊतक का जो द्रव होता है, अंतरकोशिकीय द्रव, उसके द्वारा जुड़ी होती है। उसके जस्ट नीचे होती है संयोजी उपकला या संयोजी ऊतक। तो ये डायरेक्ट अपने भोजन नहीं बना सकता, जैसे लेयर पे कोई भी, ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी होती है इसमें आधार कला के द्वारा, लेकिन ये स्वयं भोजन ना बना करके और ना इसके द्वारा डालता है। ये सीधा निर्भर होता है संयोजी ऊतक पे। उपकला ऊतक होता है संयोजी ऊतक पर निर्भर होता है। तो ये स्वयं भोजन ना बना करके या ना इस पर डायरेक्ट ना जा करके, ये किस पर निर्भर होता है? संयोजी ऊतक पर। इसलिए इसे उपकला ऊतक कहते हैं। मतलब कला के आधार कला के ऊपर का ऊतक यानी उपकला है। और जो चौथा पॉइंट अपने दे रखा है, कोशिका एक दूसरे से सटी हुई यह अति अल्प अंतराकोश के आधात्री द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। इसमें क्या देखा है? कोशिकाएं, जो मैंने पहले बताया था आपको, कोशिकाएं मैंने आपको बताया था, ये कोशिकाएं हैं, ये आपस में बिल्कुल सटी हुई, जैसे कोशिका A B C D, ये जो कोशिकाएं हैं ये आपस में बहुत ही ज़्यादा सटी हुई या बहुत ही पास में होंगी, और बिल्कुल ऐसी इनमें बिल्कुल जगह नहीं होगी। जो इसमें थोड़ा बहुत ये स्पेस जो बचेगा, इसमें जो थोड़ा बहुत स्पेस होगा, इसमें क्या होगा? ये स्पेस होगा, जो ये स्पेस में इंट्रासेलुलर यानी अंतराकोशिकीय मैट्रिक्स या द्रव भरा रहेगा, जो इसे आपस में दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। उसी के बारे में बताएगा। अति अल्प, बहुत ही पास पास, बहुत कम दूरी में अंतराकोशिकीय आधात्री या मैट्रिक्स द्वारा बहुत टाइटली जुड़ी रहती हैं। और इसमें जो 5वां पॉइंट दे रखा है, कोशिकाएं रक्तवाहिनियां या
लसिका वाहिनियाँ भेदने में असमर्थ होती हैं। ये नॉर्मल पॉइंट है। इससे बेसिक्स में भी मैंने बताया था कि जो वेस्टेज अपनी बॉडी के कोष का जो अपनी वेस्टेज पदार्थ होती है हम लोगों को मतलब जो वेस्टेज पदार्थ होती है वो ग्रहण कर लेती है और जो पोषक पदार्थ होती है वो हम लोगों को दे देती है, जिससे कि हम लोगों की बॉडी में एनर्जी लेवल और चलन क्षमता बनी रहती है। तो इसमें जो दे रखा है कोशिकाएं रक्त वाहिनियाँ एवं लसिकाएं को भेदने, जो कोशिकाएं हैं ये रक्त वाहिनियों को भेदने में असमर्थ होती हैं या लसिका वाहिनियों को भेदने में असमर्थ हैं। रक्त संचरण अनुपस्थित होता है। उपकला ऊतक में आप भी देखते हैं यहाँ से कोई रक्त संचरण नहीं हो सकता है। बॉडी की जो लेयर होती है इससे कोई भी रक्त संचरण का लेना देना नहीं है। जो मेन होगा रक्त संचरण का नाम आए तो याद रखना कि रक्त संचरण सिर्फ और सिर्फ जो होगा अपना कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक द्वारा होता है। इसमें लिम्फ ब्लड और जितना भी लेन देन होगा वो संयोजी ऊतक के द्वारा ही होगा। और कोशिकाएं अपने पोषण के लिए आदात्री संयोजी ऊतक पर निर्भर करती हैं। अब मैंने इसमें बताया जो उपकला ऊतक का भी एक जो पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, संयोजी ऊतक पर निर्भर करती हैं। ये दोनों पॉइंट एक सही हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है जो उपकला ऊतक होती है पोषण के लिए किस पर निर्भर करती है। तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जो उपकला ऊतक होती है वो कोशिका संयोजी ऊतक पर निर्भर करती है। तो पोषण के लिए आदात्री संयोजी ऊतक पर निर्भर करती है। दोनों सेम आउट हैं। तो जो इसमें दे रखा है ये डायग्राम बना के दे रखा है, जो अपनी जो ऊपर ब्लू से दिखाया गया है वो उपकला ऊतक है और जो ब्लैक से दे रखा है वो अपनी आधार कला है, जिसे दो भागों में बांटते हैं, अभी उसके बारे में बताएंगे। और ये जो रेड से दे रखा है ये संयोजी ऊतक। इसे रेड से इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जितना भी लेन देन होगा ब्लड का या कोशिकाएं जो अपनी जुड़ी होंगी आपस में कनेक्ट होंगी वो संयोजी ऊतक के द्वारा ही होंगी। तो उपकला ऊतक में क्या है, जो उपकला ऊतक के जस्ट नीचे, जैसे यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम के तौर से समझे हम लोग, ये अपना जैसे संयोजी ऊतक है, ये अपने उपकला ऊतक है और इसके बीच में एक लेयर होती है जो आधार कला। इसके द्वारा ही भोजन या पोषक पदार्थों को ये डायरेक्ट इसमें पहुंचाती है। ये डायरेक्ट इसमें नहीं जाता है, इसके द्वारा होकर के इसमें भोजन को पहुंचाती है। तो ये दो भागों में बटी होती है। इसमें दे रखा है जैसे बेसल लेमिला और एक फाइब्रस लेमिला। फाइब्रस का मतलब होते ही है तंतु टाइप के, बिल्कुल पतली केशिकाओं की तरह होती हैं, जो केशिकाओं के द्वारा इनमें उपकला ऊतक में पोषक पदार्थों को फिल आउट करेंगे। तो इसमें दे रखा है जो बेसल लेमिला होती है वो हमारी ग्लाइको प्रोटीन के द्वारा निर्मित होती है। ग्लाइको प्रोटीन कई पेप्टोनों से मिलकर बनी होती है, पेप्टाइड बॉन्डों से मिलकर, और उपकला कोशिकाओं द्वारा इसका स्रावरण होता है। जो बेसल लेमिला इसका कनेक्शन इससे होगा और जो फाइब्रस लेमिला इसका कनेक्शन इससे होगा। तो जो फाइब्रस लेमिला है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स द्वारा निर्मित होगी और हाइल्यूरोनिक या तंतुओं के द्वारा उपस्थित होगी। इसमें क्या होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड में हाइल्यूरोनिक अम्ल एवं तंतु उपस्थित होंगे। जो हाइल्यूरोनिक अम्ल है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइडों को निर्मित करने में मदद करता है और तंतु उपस्थित होते हैं, इसकी द्वारा बॉन्ड के द्वारा बांधे रहते हैं आपस में। जो हाइल्यूरोनिक अम्ल मैंने बताया है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड को बनने में मदद करता है। जिस प्रकार से मैंने बताया था अंतरकोशिकीय पदार्थ द्वारा ऊतक का निर्माण होता है, वो कोशिकाओं को टाइटली बांध कर कई कोशिकाएं मिलकर के अंतरकोशिकीय पदार्थ द्वारा एक ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी एक प्रोसेस होती है। अपने नीट के पर्पज़ से बहुत शॉर्ट टर्म में दे रखा है, ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा ऐड किया है क्योंकि इससे आप समझ सकें, क्योंकि इससे कई बार एक आधी क्वेश्चन पूछा गया है इस वजह से। जो अपनी आधार कला होती है वो बहुत ही पतली होती है, निर्जीव होती है, मतलब कोई भी इसमें जान नहीं होती है, निर्जीव होती है और अकोशिकीय होती है, मतलब बिना कोशिका की होती है। जो झिल्ली अपनी होती है बिल्कुल बिना कोशिका की होती है। इस अपनी जो बॉडी लेयर है इसके जस्ट नीचे की ओर आधार कला होगी, उसके नीचे से संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे जो आपस में बांध रखे हैं। कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो अपनी पूरी बॉडी को बांधने का काम करते हैं। पूरी बॉडी को बांधे रखा कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में वैसे 4 प्रकार मानो, ब्लड, लिम्फ, बोन एंड कार्टिलेज। मतलब ब्लड और जो लिम्फ होगा वो एक ही में होगा। जो लिम्फ होता है लसिका यानी कि वो थोड़ा येलो कलर का पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, सेम ब्लड से कनेक्ट होता है। और बोन और कार्टिलेज में क्या होता है, बोन थोड़ी ठोस होती है, सॉलिड होती है, और कार्टिलेज थोड़ी नर्म सॉफ्ट होती है।
इसी प्रकार से सेम इसमें कंसेप्ट आजमाया गया है। और जो रेड से मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पर्पस से। और आप इससे आप जब क्वेश्चन पेपर कोई भी सॉल्व करेंगे, नीट के सॉल्व या अनसॉल्व लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो, जैसे कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ। सो अब इसमें जो ये मैं अब इसके बाद बताना चाहूँगा जो आप लोगों ने नोट किया था अभी, उसके बाद में जो अंतराली संधियाँ हैं, अंतराली संधियाँ भी एक अंतरकोश की जो मैट्रिक्स होता है उसी के पर्पस से इसमें दे रखा है। जो अपना अंतरकोश के पदार्थ होता है, ऐसी अंतरकोश की संधियाँ होती हैं। अंतरकोश के पदार्थ में क्या होता है, जो उससे कि रुधिर और लसिका के द्वारा जो आप में वो निकलता है पोषक पदार्थ, आप उसे ग्रहण करते हैं, एनर्जी फील करते हैं और अपनी बॉडी को संचलन प्रदान करते हैं। इसी तरह से अंतरकोश की संधियाँ होती हैं जो कोशिकाओं को टाइटली बॉन्ड करे रहती हैं, द्रव को इधर से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजती हैं और किसी को रोकती हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका के जाने के बीच। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरडिजिटेशन पढ़ेंगे। इंटरडिजिटेशन संधि में क्या होता है, इंटरडिजिटेशन संधि का मतलब होता है जुड़ाव या जोड़ना, किसी चीज़ को किसी से जोड़ना, संलग्न पास पास चीज़ों को जोड़ना। तो इंटरडिजिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें मैं बताऊं आपको कि इंटरडिजिटेशन में क्या होता है, अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं और समीपस्थ कोशिका के झिल्ली द्रव को कोशिका द्रव में धसे रहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि ये एक कोशिका है और एक ये कोशिका है, तो ये अंगुलियों के समान इसमें प्रवर्ध होंगे। और ये कोशिका ऐसी है, ये कोशिकाएँ हैं दो, तो ये कोशिका इस प्रकार से रहेगी। ये दो कोशिकाएँ हैं तो इसमें अंगुली के समान प्रवर्ध होंगे और आपस में इस प्रकार से धसी हुई होंगी, इस प्रकार से धसी हुई होंगी। तो जो कोशिका है, जो इनकी कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव में आपस में धसी हुई होंगी, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरडिजिटेशन। तो इसका मुख्यतः जो कारण है ये किस में मिलती है या किस में पाए जाते हैं, संक्रमण उपकला में पाए जाते हैं। संक्रमण उपकला भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसके टाइप बताऊंगा तो उसमें एक संक्रमण उपकला भी आती है। संक्रमण उपकला है जो स्ट्रेचेबल उपकला, अनन्य उपकला का एक रूप है। इसमें भी दे रखा होगा जैसे कि डेस्मोसोम है, इसमें दे रखा है संक्रमण उपकला डेस्मोसोम के रिलेटेड में होती है। तो इसका जो डायग्राम हम लोग बना सकते हैं वो एक तरह से आप भी बना सकते हैं, वो नॉर्मल है। मैंने जैसे बताया कि ये एक कोशिका है और इसमें अंगुली के समान ये प्रवर्ध हैं और आपस में धसे हुए रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन। ये कोशिका ए और कोशिका बी सेल। अभी एक बार बता दूं, उसके बाद फिर बता दूं। दृढ़ संधियों में क्या होता है, दृढ़ संधि, इसका नाम ये टाइट बॉन्डिंग होगी इसमें। तो दृढ़ संधियों में क्या होता है, इसका नाम ही है टाइट में। तो दृढ़ संधियां में हम लोग आपको बताएं, दृढ़ संधियों में, हाँ, दृढ़ संधियों में टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन में क्या है, जब एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, ये सेल ए सेल बी, इसमें एक इस प्रकार से ये आपस में जुड़ाव रखेगी, जैसे ये आपस में जोड़े रहेगी, ये आपस में जोड़े रहेगी। ये इस पदार्थों को, जो यह पदार्थ हैं ऊतक से बाहर नहीं निकल देगी। एक ऊतक से ये इसमें और ये इसमें, जो ये कोशिकाएं या ऊतक या कुछ भी बोल सकते हैं ना, वैसे कोशिका से ही समझो। जो कोशिका ए का जो मटेरियल या पदार्थ है वो कोशिका बी में नहीं आने देगी और जो बी का है वो ए में नहीं जाने देगी। दृढ़ संधियाँ, दृढ़ संधियों का काम क्या होता है, रोकना। टाइटली जंक्शन, टाइट जंक्शन में क्या है, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ना द्रव का आदान प्रदान या एक्सचेंजेस, विनिमय नहीं होने देंगी। तो उन्हें हम बोलेंगे दृढ़ संधियाँ। डेस्मोसोम में क्या है, पड़ोसी कोशिकाओं के द्रव को एक दूसरे से जो वो, ठीक है, पड़ोसी जो कोशिकाएं हैं उनको एक दूसरे से आपस में कोशिका का द्रव का आदान प्रदान करती हैं। तो इसमें जगह नहीं है तो इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। जो पड़ोसी कोशिकाओं का द्रव का आदान प्रदान, जैसे कोशिका ए, ये कोशिका बी, तो इसमें
द्रव का आदान प्रदान, ये सेल ए है, ये सेल बी है, तो इसमें द्रव का आदान प्रदान, सेल का आदान प्रदान है जो अरे सॉरी वो इसमें अलार्म लगा हुआ था तो बोला भैया ये रात के 2:30 आ रही है, इस वजह से तो हम लोग कहाँ थे। तो पड़ोसी कोशिकाएं हैं जो आपस में एक कोशिका, जैसे समझिए आप, ये एक कोशिका है, एक ये कोशिका है, तो ये कोशिकाएं आपस में द्रव का आदान प्रदान करेगी। ये इस कोशिका से इस कोशिका में, इस कोशिका से इस कोशिका में द्रव का आदान प्रदान करेगी। उसके लिए डेस्मोसोम कोशिका का उपयोग किया जाता है। ये जो कोशिका है संगठन तत्व कला में इसमें पाई जाती है। तो इसमें फाइबर निकले रहते हैं, दोनों फाइबर, इसे दोनों फाइबर कहते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर निकले रहते हैं। ये जिसमें दोनों फाइबर निकले रहते हैं, तो ये इस प्रकार से कोशिका ए, कोशिका बी में, कोशिका ए, कोशिका बी में द्रवों का आदान प्रदान करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए आपस में इसका प्रयोग होता है डेस्मोसोम का। ये मुख्यतः आनंद कला में पाई जाती है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, संगठन कला में पाई जाएगी ये डेस्मोसोम। मैं इसको मेडुला एंड्रेंस भी कहते हैं। इसको मेडुला एंड्रेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आनंद क्षमता होती है, स्ट्रेचेबल क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एंड्रेंस मेडुला एंड्रेंस भी कहा जाता है। अंतर मध्यस्थ तंतु रखते हैं, इसलिए डोनो फाइबर कहते हैं। मैंने भी आपको बताया इसे डोनो फाइबर कहते हैं। अंततः मध्यस्थ तंतु रखते हैं, इन्हें डोनो फाइबर कहते हैं। इस तरह उपकला की आंतरिक साला प्रदान करती है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। सरल सल की उपकलाई के कितने प्रकार होती है। उपकलाई दो प्रकार होती है, जैसे संयुक्त सरल उपकला, संयुक्त उपकला, इसमें भी सरल सल की, संयुक्त घनाकार उपकला होगी, फिर उसमें भी सरल संयुक्त घन उपकला होगी। इस प्रकार से 3 4 पार्ट में ये बांटे गए हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। इसीलिए इसमें रहता है इस तरह उपकला को आंतरिक साला प्रदान करेगी, आंतरिक साला इसमें प्रदान करेगी। अंतराली संधियों में क्या है? अंतराली संधियों में हम लोग क्या बताएंगे? जो गैप जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन में संलग्न पास की कोशिकाओं में कोशिका द्रव को जोड़े रखते हैं। ये भी सेम इसी से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपस में कोशिका द्रव को आपस में जोड़ रखते हैं वो अंतराली संधियां गैप जंक्शन बोलते हैं। गैप जंक्शन की जैसे कि गैप जंक्शन सेल ए, सेल बी, सेल ए, सेल बी, ओके। इनके कोशिका द्रव को आपस में जोड़ के रखेगी, कोशिका द्रव को आपस में जोड़ के रखेंगे अंतराली संधियां, ठीक है। हेलो हेलो, इसमें बार बार वॉइस कैसे हो रहा है? 1 मिनट रुकना, वॉइस कैसे? हेलो हेलो, 1 मिनट रुको, ये भी पूछना है। चलो फ्रेंड्स, इसमें वॉइस का बहुत इशू था, थोड़ा बहुत वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, इस वजह से हमें बार बार करना पड़ता है, क्योंकि फिर वॉइस थोड़ी अपनी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं एक बार जल्दी से इन चारों के बारे में बता देता हूँ कि जो अपना इंटरडिजिटेशन होता है उसमें अंगुलियों के समान परिवर्तन निकले रहते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो कि उनके कोशिका द्रव में धसे हुए रहते हैं और ये संक्रमण उपकला में पाए जाते हैं। दृढ़ संधियों में ये टाइट जंक्शंस होते हैं, इनमें ये आपस में एक दूसरे को द्रव का आदान प्रदान होने से रोकते हैं। और डेस्मोसोम होते हैं, ये पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आदान प्रदान में सहायता करते हैं और स्ट्रेचेबल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। और मेडुला एंड्रेस भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेचेबल क्षमता या आनन्य क्षमता अधिक होती है। और इसके पास जो अंतर मध्यता तंतु होते हैं, इसलिए इसे टोनोफाइब्रल भी कहते हैं। और ये इस तरह उपकला को यांत्रिक साधा प्रदान करते हैं। और जो अंतराली संधियां हैं वो संलग्न कोशिका द्रव को आपस में जोड़ कर रखती हैं। छोटे बड़े अणुओं को, वैसे ये जो अंतराली संधि है ये छोटे छोटे अणुओं को कोशिकाओं से आदान प्रदान करा देती है, जैसे कि इसमें दिखा रहा है, छोटे अणुओं को आदान प्रदान कराएगी, लेकिन कभी कभी बड़े अणुओं का भी आदान प्रदान करा देती है। तो आई होप आप लोग इसे नोट कर लीजिए और मैं उसके थोड़ा और लिख के जो अभी आगे बताना चाहूँगा थोड़ा सा और शूट करेंगे इसे, तो आप इसे अभी नोट। हेलो, हाँ, सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए इसके बारे में आप आगे बात करते हैं। जो अपने इसमें एक NCERT में अपने एक वो दे रखा है
3 शब्द दे रखे हैं। वैसे एक के बारे में अभी उसमें बताया गया है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अभी इसमें मैं आपको डायग्राम के जरिए एक बताऊँगा। जैसे कि उसमें NCERT में दे रखा है माइक्रोबिलाई सीलिया एंड स्टेरोसीलिया। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोगों को जो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसे एक ही चीज़ मान करके आगे देखते रहते हैं। पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ आगे देखते रहते हैं इसमें, और उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं सूक्ष्मांकुर, पश्चमाप और दृढ़ पश्चमाप क्या होते हैं। जो सूक्ष्मांकुर होते हैं वो अवशोषण की सतह के लिए होते हैं। अवशोषण की सतह जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दे रखा है आंत की दीवार। जब हम लोग कोई खाना आना खाते हैं जो उसे पचाने के लिए ज़रूरत होती है, तब जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना पचाने के लिए सतह को बढ़ाता चला जाएगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अपना देखा हो जो अपने आप ने स्टोमक में वो थोड़ा ग्रो अप होने लगता है, इस वजह से उसको पचाने के लिए अपनी सतह को बढ़ाना पड़ता है। तो अवशोषण की सतह को बढ़ाता है कौन, सूक्ष्मांकुर। ये सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, ये विलाई टाइप के होते हैं। ये जो तंतु होते हैं विलाई टाइप के होते हैं, तंतु टाइप के। और पित्ताशय जो पित्तरस का स्रावण करता है, तो इसके लिए पित्त भी अपने जो पित्तरस जमा होने लगता है तो वो भी अपने अवशोषण के लिए सतह को बढ़ा लेता है। वृक्क की समीपस्थ नलिका या कुंडलित नलिका, तो आपने एक देखा होगा, जैसे कि वो हेनले लूप के बारे में आपने पढ़ा होगा, PCT DCT, तो उसी के बारे में दे रखा है PCT DCT। जो ये भी होता है जो अपने अवशोषण के लिए सतह के अपने क्षेत्रफल को बढ़ा लेता है। और जो पश्चमाप के बारे में क्या है, ये एक दिशीय या एवं चलन में सहायक। तो मैं इसमें पहले आपको बता दूं, ये जो आंत की दीवार है उसमें अवशोषण की सतह मैंने बताया। पित्त के लिए भी मैंने आपको बताया, जो पित्तरस जमा हो जाता है तो अवशोषण के वजह से सतह अपने आप बढ़ाता है कौन, सूक्ष्मांकुर। और एक दिशीय गति एवं चलन में सहायक कौन है, वो है अपना सीलिया। तो एक दिशीय गति एवं चलन में सहायक, तो एग्जाम्पल इसके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT बेस से नीट में डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं और आपको सीधे ये दे दिया जाएगा एक दिशीय गति या चलन में सहायक कौन है, ऐसे नहीं दिया जाएगा। फिलोपियन नल का एक उदाहरण है, इस तरह से आंसर आएगा। तो श्वसन, श्वसनाल और श्वसनकाएँ आपने पढ़ा होगा T5 तक, जैसे कि ये अपने देख रहे हो, इसे ट्रैकिया बोलते हैं, उसी के बारे में दे रखा है। जो इसमें हम लोग सांस लेते हैं तो अपने बाहर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वेस्टेज पार्टिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, इसे रोकने के लिए जो श्लेष्मा में फंस जाते हैं। तो जब हम लोग सांस बाहर लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो इसमें पार्टिकल्स बहुत से आते भी हैं, बहुत से भी जाते हैं। जो वेस्टेज पार्टिकल होते हैं वो श्लेष्मा में फंस जाते हैं, वो कौन होते हैं, उनमें कौन सी गति होती है, एक दिशीय गति। तो जो अंदर वेस्टेज पार्टिकल्स जमा होते हैं उन्हें बाहर फेंकने का काम कौन करता है, एक सीलिया फेंकने का काम करता है बाहर, इसमें एक दिशीय गति होती है। और ऐसे ही इसमें फेलोपियन ट्यूब आपने देखा होगा, जैसे ये है, तो ये जो एग होते हैं, एग जो फेलोपियन ट्यूब आप लोग जानते हैं, जैसे कि वेजाइना में फेलोपियन ट्यूब होती है, उसके जो एग होते हैं इनमें भी एक दिशीय गति होती है। इनमें भी एक दिशीय गति होती है। तो ये एग इस रास्ते से होते हुए एक दिशीय होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। जो इनमें भी फेलोपियन ट्यूब में भी जो वेजाइना में होते हैं उसमें भी एक दिशीय गति होती है। और जो अपने एपेंडाइमल उपकला है, एपेंडाइमल टिश्यू, ये क्या होता है, जो अपने ब्रेन सिस्टम होता है। ये वैसे तो न्यूमेरिकल उसमें तंत्रिका ऊतक में पाया जाता है, लेकिन जो अपना ये ब्रेन होता है, खाली ब्रेन, ये जो खाली ब्रेन होता है इसके सतह पे सीलिया पाई जाती हैं, जो कि इस एपेंडाइलम मटेरियल जो पदार्थ होता है द्रव को, उसे आगे की ओर पुश करती हैं, आगे की ओर पुश करती हैं। ये ऐसे पाई जाती है ब्रेन में पाए जाते हैं अपने। और जो दृढ़ पक्षमात है स्टेरियोसीलिया, इसमें क्या होता है, ये भी सतह की क्षेत्रफल को बढ़ाता है। इसमें कन्फ्यूज़न इन दोनों से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपको कन्फ्यूजिंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट डाउन में नोट डाउन किया है।
तो आप लोग जैसे देख रहे हैं इसमें सेम है। अवशोषण की ये सतह को बढ़ाने के लिए काम में आता है, ये अवशोषण की सतह को। अवशोषण की सतह के लिए ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं और इसमें भी 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैंने मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल ही पुट किए हैं, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और NCERT में इतने ही दे रखे हैं। तो जो सतह की क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए काम आता है ये अधिविसरण। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अधिविसरण में, विसरण जो अपने होते हैं टेस्टेड, उसमें विसरण में ऐसी बहुत लंबी सी उपकलाएँ पाई जाती हैं अंदर। जैसे कि अपनी इंटेस्टाइन होती है उससे भी कई अधिक लंबी वो पाई जाती है कुछ। तो इंटेस्टाइन एक अधिविसरण हो गया। और एक शुक्रवाहक शुक्राणुओं की सतह को, शुक्राणु में जमा होते हैं, यहाँ अधिविसरण में शुक्राणु जमा होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और जो अंतःकरण के मैक्युलम क्रिस्टा में, ये भी सतह को, जो अपना जो म्यूकस होता है ना, जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं, ये गंदगी जमा हो जाती है। तो अब जब हम लोग कान को काट करके देखेंगे तो उसमें 2 पाई जाती हैं, मैक्युला और क्रिस्टा। इसकी जो क्षेत्रफल होता है उसे बढ़ाने में सहायता कौन करता है? दृढ़ पक्षमाप। तो इन वन शॉट में आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं इतना शॉर्ट में ही रखूँगा, ये भी 20 से 25 मिनट के क्राइटेरिया में होगा। लेकिन इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले से मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो अपना उपकला ऊतक है एपिथेलियम टिश्यू, ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला ऊतक और एक संयुक्त उपकला ऊतक। और जो ये भी होते हैं ये कोशिकाओं के आधार पर होते हैं। तो ये एक जो सरल एपिथेलियम है, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, ये एक परतीय होता है और वो 2 परतीय होता है या कई परत होती हैं उसमें। तो ये जो होता है वाहिकाओं, लसिकाओं और रक्तवाहिनियों के लिए होता है और ये रक्षात्मक प्रदान करने के लिए होता है। और जो सरल संयुक्त, जो सरल उपकला ऊतक है, इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल सल्की ऊतक, एक स्तंभाकार और घनाकार। सरल मतलब तीनों में सरल है। और इधर क्या होता है, संयुक्त में भी सेम होता है, स्तरित सल्की, स्तरित स्तंभाकार, स्तरित घनाकार। इनके बारे में हम लोग आगे डी में पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और मैं दीपांशु भदौरिया, और इसमें जो अगर आपको कोई भी लगता है कि अगर ऐसे कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।